हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं या फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हो या फिर किसी बैंक को एनालाइज करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि वो बैंक कैसी कितनी स्ट्रांग है वगैरह। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमने देखना चाहिए बैंक स्टॉक्स में। तो पहला तो आपको बता दे दोस्तों कि बैंकिंग ये बिजनेस कैसा होता है। आप कहीं से पैसे लेते हो और किसी को लोन देते हो, तो इन दोनों में से जो भी आप एक मार्जिन कमाते हो या इंटरेस्ट कमाते हो, जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट होता है जो आप कमाते हो, वो बैंक का मेजर इनकम होता है। तो यानी कि आपको क्या देखना चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, यानी कि उन्होंने जो पैसा डिपॉजिट के तौर पे उठाया है उस पे वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो पैसा उन्होंने लोन्स दिए हैं वहां से उनको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये दोनों में से फिर बाद में वो एक्सपेंसेस वगैरह, बैंकिंग के जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस है वो निकालने के बाद उनका नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आता है, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका कितना होता है, एक्चुअल मार्जिन कितने मार्जिन पे वो काम करते हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बैंक को एनालाइज करने को। ये नंबर परसेंटेज टर्म में जितना ज्यादा होगा उतना वो बैंक के लिए, उतना वो बैंक स्ट्रांग हो सकता है। दूसरा क्या है कि टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक में, मतलब लोगों का भरोसा कितना ज्यादा है बैंक्स में डिपॉजिट, पैसा जो डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट है उनके पास। एक है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड आपका टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो बोलते हैं हम। तो ऐसे मेन तीन डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में। तो ये कि टोटल डिपॉजिट्स कितने होते हैं। देन तीसरा आपने देखना चाहिए कि बैंक्स के टोटल एडवांसेस कितने हैं। एडवांसेस का मतलब क्या होता है कि बैंक्स ने कितने लोन्स दिए हुए हैं। टोटल डिपॉजिट्स को बैंक मानता है रिटेल लायबिलिटीज, क्योंकि बैंक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज ही बोलते हैं। कि बैंक के पास जो पैसा आप जाके रखते हो उसे लायबिलिटी, बैंक की तरफ से देखा जाएगा तो वो लायबिलिटी है। आपके लिए एज एन इन्वेस्टमेंट वो एसेट हो सकता है, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या आपका फिक्स डिपॉजिट, बट बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि उन पे ये लायबिलिटी कि उस पे इंटरेस्ट पे करना है उन्हें। उनके लिए एसेट्स क्या हो सकते हैं, जो लोन्स उन्होंने दिए हैं वो उनके लिए एसेट्स होते हैं। तो ये दोनों नंबर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जितने ज्यादा ये स्ट्रांग होंगे उतना आपके लिए वो बैंक स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद फोर्थ है कि टोटल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है कि एसेट लायबिलिटी मैच जो होता है, मतलब टोटल बिजनेस उसका कितना है बैंक का, कि कैसा है। अभी हमने दो स्टॉक को बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है हमने। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, उसमें हमने ये सारी चीजें समझाई हुई है। अभी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, तो हमारे चैनल मेंबर्स के लिए या फिर हम जिन्होंने हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लिए उसके लिए एक अपडेट वाला वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं। तो उसमें भी आपको ये सारे फैक्टर्स नजर आएंगे कि आपको टोटल बैंक की बैलेंस शीट कितनी है, कि टोटल बैंक का बिजनेस कितना है, कितने उनके एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि टोटल बैलेंस शीट कैसी है। उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर रेशियो है, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये कैसा होता है दोस्तों कि बैंक जो भी 100 रुपए अगर डिपॉजिट के तौर पे लेता है तो वो पूरे के पूरे 100 रुपए लेंड नहीं करता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहां पे आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वहां पे उनको कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पार्क करना होता है, तो उससे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की तौर पे वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है दोस्तों। आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बहुत हायर साइड में होता है, 17%, 20%, 22% तक होता है। विजाविज जो पीएसयू बैंक्स होते हैं वहां पे ये नंबर बहुत कम होता है। वो जो भी बेयर मिनिमम होता है, आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बोला है, वहां पे ही, वहां से ज्यादा वो ज्यादा जा नहीं पाते, बिकॉज उनके एनपीएस वगैरह बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जितना ज्यादा ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतना वो बैंक, मतलब सेफर साइड से अगर आप देखना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा सेफर साइड में होता है अगर उस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा है तो। देन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जिस पे आपने हमेशा ध्यान देना चाहिए, और ये नंबर कैसे ऊपर नीचे होता है इस पे भी ध्यान होना चाहिए। वो होता है बैंक का ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए।
तो इस पे नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, इस पे एक डिटेल वीडियो भी है हमारा, आप हमारी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है आपके लिए, वो उतना अच्छा बैंक है आपका। दूसरी चीज आपने ये भी देखना चाहिए, अगर गलती से कभी ये नंबर ऊपर चले गए होंगे तो ट्रेडिशनली मतलब ये बाद में वो नीचे लाए हैं क्या बैंक ने, उसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए अपनी कि ग्रॉस एनपीए अगर ज्यादा है तो उन्होंने कम किए हैं क्या। हमेशा आप देखिए किसी भी बैंक के कुछ नंबर्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो हमेशा एक कमेंट्री पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि इनका बुक कैसे बना हुआ है, मतलब एनपीए वाला जो नंबर है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है या नहीं हुई है। एसेट क्वालिटी अच्छी मतलब कि आपके जो नॉन परफॉर्म एसेट्स मतलब लोन्स होते हैं आपके, उनको एसेट्स माना जाता है बैंक का, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, ये हर बैंक के रिजल्ट के बाद का एक एनालिसिस हमने हमेशा देखा हुआ है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। उनके जो कॉल्स कॉन कॉल होते हैं, जो बैंक के कॉल्स होते हैं बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद जो कॉन कॉल्स होते हैं, वहां पे भी वो उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, इसीलिए आपने ये नंबर देखना बहुत जरूरी है, ग्रॉस एंड नेट एनपीए। तो ये हुए 6 पॉइंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट है दोस्तों। यहां पे आपने ये देखना चाहिए कि बैंक का कासा बिजनेस कितना है। तो 7 पॉइंट इज कासा, उनका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो प्रोपोर्शन है वो टोटल डिपॉजिट का वो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे कि एग्जांपल आप करंट अकाउंट में देखोगे तो 0% इंटरेस्ट देता है बैंक, यानी कि उनका अर्निंग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर करंट अकाउंट में पैसा उनके पास पड़ा हुआ है तो खर्चा कम होता है उनका, और सेविंग अकाउंट में 4 से 6% तक इंटरेस्ट देते हैं बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स, तो यहां पे उनका मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। बट यहां तो ये पोर्शन कैसा होता है, माना कि ये पैसा लिक्विड होता है, ये कभी भी जा सकता है, बट अल्टीमेटली ये बैंकिंग सिस्टम है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2 बड़े बिजनेस हाउसेस है, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो और दोनों के अकाउंट एक ही बैंक में है, तो अल्टीमेटली इट इज जस्ट अकाउंट शिफ्ट होता है, बट बैंक के पास ही वो डिपॉजिट्स रहते हैं। तो ये सारी मतलब बहुत बार ये लगता है हमें कि ये सिर्फ लिक्विड ही पैसा, ये कभी भी जा सकता है, यू कैन नॉट बैंक ऑन इट, बट अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम इज सो डाइवर्स दैट कि बहुत बार 2 बिजनेस हाउसेस के या बहुत सारे बिजनेस हाउस के, जैसे कि एसबीआई वगैरह आप देख सकते हो, इतना जबरदस्त इनका नेटवर्क है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है कि ये वैसे देखा जाएगा तो इनके जो कासा प्रोपोर्शन होता है या फिर कासा के बैलेंसेस उसमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसीलिए ये कासा प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बैंक का जो टोटल अगर स्ट्रेंथ देखते हो आप, तो जितना ये कासा प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उतना वो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता है कंपेयर टू वो बैंक्स की जहां पे डिपॉजिट ज्यादा है बट कासा का प्रोपोर्शन कम है, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट 8 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सेगमेंटल रेवेन्यू कैसा होता है बैंक का। तो सेगमेंटल रेवेन्यू में क्या क्या आता है दोस्तों, तो एक तो ट्रेजरी का बिजनेस से उनको कैसा इनकम आ रहा है, देन रिटेल बैंकिंग से उनको बिजनेस कैसे आ रहा है, देन होलसेल बैंकिंग से कैसा रेवेन्यू आता है उनका, ये आपने देखना चाहिए, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से अदर इनकम में आता है उनको, यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, बैंक्स बहुत बार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका फॉरेक्स का इनकम भी आता है, बहुत बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां से उनको कमीशंस मिलते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजों से देखते हैं। तो आपने देखना चाहिए कि मेजरली अगर जो कोर बिजनेस है जो है रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग, इसका प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए किसी भी बैंक का, और कंटिन्यूअसली एक हेल्दी परफॉर्मेंस उन्होंने यहां वहां देना चाहिए, रादर देन कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट वगैरह यहां से ज्यादा इनकम आ रहा है तो ये प्योर बैंकिंग नहीं हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, वो वहां से ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए। तो ये आपने हमेशा देखना चाहिए। उसमें भी हम आपको बोलेंगे कि अगर रिटेल ओरिएंटेड बिजनेस से उनको ज्यादा बिजनेस आता है तो और भी अच्छा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, ये रिटेल ओरिएंटेड बैंक ज्यादा है रादर देन कॉर्पोरेट बैंक्स, तो इसीलिए इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह ये भी ज्यादा है, एक स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी आपको हमेशा दिखता है, एनपीएस के नंबर भी कंट्रोल में लगते हैं, बिकॉज रिटेल में एनपीए क्रिएशन थोड़ा कम है कंपेयर टू कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट में अगर 1-2 बड़े हाउसेस भी कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने हमेशा ये देखना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हम बोल सकते हैं यहां पे कि आपने वो जो मिक्स ऑफ बिजनेस है कि रिटेल में कितना है एंड रिटेल वर्सेस होलसेल, तो हम सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि आपने रादर देन होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग से ज्यादा आपने रिटेल वाला जो मॉडल है बैंक्स का, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये हमें ज्यादा पसंद आते हैं रादर देन
आईसीआईसीआई बैंक या यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक, आपने देखा होगा एनपीएस के जो प्रॉब्लम्स हुए थे लास्ट ईयर, वहां से वो बैंक्स को रिकवर करने में काफी टाइम लग रहा है। वो एनपीएस के नंबर्स, वो प्रोविजनिंग के नंबर्स बहुत ज्यादा थे। एसबीआई का भी एक एग्जांपल आप देख सकते हो। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लोगों ने फोकस करना चाहिए, जो रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स है वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और 10th जो पॉइंट है दोस्तों, वो आपने देखना चाहिए कि ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कैसा है, कि इट शुड बी इवनली बैलेंस्ड, कि अर्बन वर्सेस रूरल। तो यहां पे अगर इवनली बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आगे जाके रूरल वहां से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है दोस्तों। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है अभी रूरल इकोनॉमी पे भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो ये भी एक चीज है यहाँ पे आपने देखना चाहिए। अभी वैसा देखा जाएगा तो पीएसयू बैंक्स का ज्यादा प्रेजेंस है रूरल में कंपेयर टू ये जो प्राइवेट बैंक्स है, बट स्टिल एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, ये दे आर आल्सो ट्राइंग अ लॉट टू एंटर इनटू दीज रूरल मार्केट्स। सो उस हिसाब से आपने देखना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स है दोस्तों। हमें लगता है कि आपने कोई भी बैंक स्टॉक आप जब एनालाइज करते हो तो ये 10 स्टॉक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें सिर्फ करंट वाले जो नंबर्स है उस पर भी ज्यादा मत फोकस कीजिए। हमेशा इसको एटलीस्ट लास्ट ईयर से तो कंपेयर कीजिए कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है investednya.in, वहां पे जाके आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। अगर आपको मंथली मेंबरशिप लेना है तो वहां नीचे ज्वाइन का बटन है, वहां से भी आप हमारा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये महीने के जो भी 5 वीडियोस हम अपलोड करते हैं फॉर पेड मेंबर्स, वो वहां पे आप देख सकते हो कम्युनिटी पेज पे। अगर आपको पुराने या फिर ओल्ड रिसर्च वीडियोस को भी एक्सेस लेना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो आप। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे एक बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।